हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फिल्म है मीनामाटा। दोस्तों, इस दुनिया में जब सच के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए हज़ारों हाथ उठ जाते हैं, पर सत्य ज़्यादा देर तक नहीं छिप सकती। देर से ही सही, पर सत्य प्रकट ज़रूर होता है। सत्य भी बंद मुट्ठी की तरह है, जिसे ज़्यादा देर तक बंद नहीं किया जा सकता। आज की फिल्म भी एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी आपको भीतर से झकझोर देगी और मानवता पर संदेह करने को मजबूर कर देगी। 1950 का वो दिन जिसने जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये घटना जापान के मोटोयामा शहर की है। मीनामाटा जापान के मोटोयामा प्रांत में स्थित एक शहर है। चीज़ो केमिकल फैक्ट्री जो कि मीनामाटा में स्थित थी। फैक्ट्री द्वारा समंदर में बड़ी मात्रा में जहरीला वेस्ट वाटर छोड़ा जाता था, जो अत्यधिक मिथाइल मर्क्यूरी से दूषित था, और वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग भारी मात्रा में समुद्री जीव का सेवन करते थे, जैसे मछली और शंख। और वो जहरीला पानी समुद्री जीवों द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जिसे खाने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। अचानक से एक दिन अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। डॉक्टरों का भी समझ पाना मुश्किल था कि आखिर ये किस तरह की बीमारी है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ था। इस बीमारी में बोलने और सुनने की क्षमता चली जाती थी। आंखों के आगे धुंधलापन छा जाना, किसी को पैरालिसिस और कोमा, कई लोगों की हफ्ते के भीतर मौत हो जाती थी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इसका असर उसके बच्चे पर भी होता था, जो पैदा होने के बाद सेरेब्रल पल्सी बीमारी से ग्रसित रहता था। इस बीमारी में 2000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हज़ारों अपंग हो गए। 1 मई 1956 को जापान के डॉक्टर्स ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया और इसे मीनामाटा डिजीज़ का नाम दे दिया गया। पर कई सालों तक लोग इस बात से अनजान थे कि इस बीमारी का कारण क्या है, क्योंकि चीज़ों ने पैसों के जोर से सबके मुंह पर ताला लगा दिया था। ये फिल्म उसी एक सच्ची घटना को दर्शाती है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से होती है। साल है 1971। वहाँ हम फोटो लैब में एक शख्स को देखते हैं। उसका नाम यूजीन स्मिथ है। स्मिथ एक फ़ोटो जर्नलिस्ट है जो लाइफ मैगज़ीन के लिए काम करता है। स्मिथ की पूरी दुनिया में लोकप्रियता वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई। 1943 में अमेरिकन द्वारा जापान इन्वेशन के वक्त वो अमेरिका फोर्स के साथ थे और उसने जंग की सारी घटना को कवर किया, और स्मिथ ने अपनी तस्वीरों के जरिए जंग की खुल के आलोचना की। वर्ल्ड वॉर 2 ने स्मिथ के दिमाग पर इतने गहरे असर किए कि आज भी वो उस ट्रॉमा से नहीं उभर पा रहा था। उसे अब भी जंग के विजन आते हैं, इसलिए अब वो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है। लाइफ मैगज़ीन का चीफ एडिटर रॉबर्ट हैज है। स्मिथ का काफ़ी वक्त पहले डाइवोर्स हो चुका है और अब वो अलग ही रहता है। शाम वो अपने घर पर लेटा होता है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजे पर एक जापानीज़ महिला एक शख्स के साथ थी। वो अपना नाम एलिन बताती है। वो कहती है, हम फूजी फिल्म से हैं और आपके साथ एक ऐड शूट करना चाहते हैं। वहाँ वो उसकी फ़ोटोग्राफी की तारीफ़ करती है। ये सुन स्मिथ काफ़ी खुश होता है। वो स्मिथ से कहती है उसे ऐड में बस 2 लाइन कहनी है कि फूजी कलर फिल्म मार्केट में सबसे अच्छी फिल्म है। स्मिथ जवाब देता है कि उसने आज तक कभी कलर फ़ोटोशूट नहीं की और ये बात उसके फैंस अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो कुछ पैसों के लिए इतनी गलत और झूठी बात कैसे कह सकता है, और वो ऐड फिल्म शूट करने से मना कर देता है। ये देख एलिन काफ़ी शॉक हो जाती है। एलिन शाम उसे एक क्लब में मिलने के लिए बुलाती है और स्मिथ भी उसे मना नहीं कर पाता। हम देखते हैं रात दोनों उसी क्लब में बैठे हैं। वो स्मिथ को फोटोग्राफी लेसन देने के लिए कहती है। स्मिथ बताता है वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, यहाँ तक कि उसने अपने फ़ोटोग्राफी के सारे इक्विपमेंट भी बेच दिए और काम से जो थोड़े पैसे आते हैं वो अपने बच्चों को भेज देता है और बाकी बचे पैसों से अपना रेंट भरता है। वो बस एलिन को इतना बता रहा था कि अब वो किसी के काम का नहीं है। वहाँ से वो दोनों स्मिथ के घर आ जाते हैं। यहाँ पता चलता है एलिन किसी एड कंपनी से नहीं है। उसने झूठ कहा था। वो बस स्मिथ का इम्तिहान ले रही थी कि वो अपने काम को लेकर कितना ईमानदार है, और यहाँ आने का उसका मकसद कुछ और था। वो बताती है कि जापान में चीज़ो कॉरपोरेशन नामक एक केमिकल कंपनी है जो कई सालों से समुद्र में अपना जहरीला कचरा फेंक रहे हैं। इस वजह से वहाँ रहने वाले आसपास के निवासी बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों की मौत हो रही है। लोगों को मदद की ज़रूरत है। वहाँ कई एक्टिविस्ट इस बात को बाहर लाने में सर से एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं, पर कोई हल नहीं निकल रहा। हमें इस खबर को बाहर लाने के लिए ग्लोबल अटेंशन की ज़रूरत है, और अगले हफ्ते इस मुद्दे को लेकर शेयर होल्डर मीटिंग रखी है और वो चाहते हैं कि इस सच को बाहर लाने में तुम हमारा साथ दो। स्मिथ बताता है कि वो जापान जाने से डरता है। उसने वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी चीज़ें देखी जिसे भूलना मुश्किल हो रहा है।
एलिन कहती है वो 25 साल पुरानी बात है, अब सब कुछ बदल चुका है, पर वो एलिन की मदद करने से इनकार कर देता है। स्मिथ कहता है मैंने कई लोगों को निराश किया है और तुम भी उनमें से एक हो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस बात से एलिन काफ़ी निराश हो जाती है। जाते वक्त वो स्मिथ को एक एनवेलप देती है। वो बताती है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस है, वक्त मिले तो एक बार देख लेना, और अगर स्मिथ अपना इरादा बदले तो उसका नंबर एनवेलप पर है। रात वो फिर शराब पीता है और उस एनवेलप को उठाकर फेंक देता है। सोते वक्त फिर उसे वही वर्ल्ड वॉर के विजन आने लगते हैं। जंग में मारे गए जापानीज सिविलियंस के चेहरे एक एक कर उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। वो उठकर काफ़ी देर सोच विचार करता है। फिर वो उस एनवेलप को खोलकर देखता है। उसमें कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें थीं। ये उन लोगों की तस्वीर थी जो चीज़ो कॉरपोरेशन का शिकार हुए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें सारी घटना का जिक्र था। सुबह तक वो बैठा बस उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा था। फिर वो लाइफ मैगज़ीन जाता है। वहाँ रॉबर्ट को एनवेलप की तस्वीर दिखाता है और उस घटना के बारे में बताता है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं, और इस घटना को सामने लाकर रॉबर्ट आसानी से पुलित्ज़र प्राइज़ जीत सकता है। रॉबर्ट कहता है ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, लोग रोज़ मर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ एक और जर्नलिस्ट बैठी थी। वो बताती है इस डिजीज़ का नाम मिनामाटा है। इससे पता चलता है कई लोगों को इस घटना की खबर थी, पर किसी ने इस खबर को बाहर लाना ज़रूरी नहीं समझा, और उस जर्नलिस्ट की बातें सुनकर रॉबर्ट की भी दिलचस्पी इस घटना की तरफ बढ़ जाती है। स्मिथ उससे गुजारिश करता है कि वो इस घटना को कवर करने के लिए उसे जापान भेजे, और वो सच को बाहर लाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। रॉबर्ट उसकी बात मान जाता है। अगला दृश्य हम जापान के कुमामोटो शहर का दृश्य देखते हैं। ट्रेन में एलिन के साथ स्मिथ भी है, और कुछ ही देर में वो मिनामाटा उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरते ही स्मिथ देखता है एक शख्स अपने बेटे की लाश उठाकर ले जा रहा है। वहाँ से एलिन उसे लेकर पास के निवासी तत्सुओ के घर आ जाती है। तत्सुओ उसका काफ़ी आदर करता है। ये देख स्मिथ को काफ़ी अच्छा लगता है। तत्सुओ बताता है उसकी बड़ी बेटी अकीको मिनामाटा से ग्रसित है और उसका जिम्मेदार चीज़ो कॉरपोरेशन है। डॉक्टरों द्वारा उसे बताया गया है कि उसकी बेटी को सेरेब्रल पल्सी नामक बीमारी है, पर सच वो जानता है क्योंकि चीज़ों ने पैसे देकर सबका मुंह बंद कर दिया है। चाहे वो डॉक्टर हो या मंत्री या पुलिस, सब सच को छिपाने में लगे हैं। वो अपनी बेटी अकीको की बात करते हुए काफ़ी भावुक हो जाता है। उसे इस तरह देख स्मिथ भी काफ़ी दुखी हो जाता है, और वो तत्सुओ की खातिरदारी के लिए उसे धन्यवाद देता है। रात वो बस तत्सुओ की कही बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी बातों में एक दर्द था। सुबह वो आसपास के इलाकों में टहलकर स्थानीय लोगों की तस्वीर लेने लगता है। वहाँ जब वो कुछ लोगों की तस्वीर ले रहा था तो वो अपना चेहरा छिपा रहे थे। स्मिथ को ये थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद वो कियोशी से मिलता है। कियोशी एक एक्टिविस्ट है। वो बताता है कई लोग चीज़ों से लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं, और अब वो इस मुद्दे में खुद को नहीं घसीटना चाहते। इसलिए स्मिथ जब उनकी तस्वीर ले रहा था तो वो अपना चेहरा छिपा रहे थे। कियोशी बताता है उनका एक डायरेक्ट नेगोशिएशन ग्रुप भी है, और कियोशी ही इस नेगोशिएशन ग्रुप को लीड करता है। चीज़ों ने पुराने मिनामाटा ग्रसित मरीजों को कंपनसेशन दिया था, पर नए मरीजों को भुगतान करने से वो मना कर रहा है। कियोशी लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कई सालों से लड़ रहा है। कियोशी भी मिनामाटा से ग्रसित है। जैसा हम जानते हैं मिनामाटा एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, जिस वजह से उसका हाथ स्थिर नहीं रहता। कियोशी के पास कैमरा है जिससे वो सभी घटना को शूट करता है। अगला दृश्य हम चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का देखते हैं। उसके बाहर कई स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे थे। वहाँ एक और शख्स था, मित्सुओ, जो कि एक एक्टिविस्ट है और जो इस घटना को लीड कर रहा था। वहाँ एलिन के साथ स्मिथ भी आ जाता है। मित्सुओ की बस एक ही मांग थी कि सरकार उनके समर्थन में आ जाए और जल्द से जल्द चीज़ों कॉरपोरेशन पर ताला लगा सके। मित्सुओ का गुस्सा जायज़ था, क्योंकि उसने कई लोगों को इतनी बुरी अवस्था में देखा है। ना वो पूरे जीवित थे ना मरे हुए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। उसका जिम्मेदार सिर्फ चीज़ों कॉरपोरेशन है। स्मिथ ये सब देख रहा था और उसे सारी बात समझ आ रही थी। ये कोई छोटा खेल नहीं है। इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलानी होगी ताकि दुनिया को इसका पता चले और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। वहीं चीज़ों कॉरपोरेशन के सीईओ जुनिची को स्मिथ की तस्वीर लाकर दिखाई जाती है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो उसकी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहाँ से स्मिथ पास के एक प्लेग्राउंड में जाता है। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। वो मिनामाटा बीमारी से ग्रसित है और उसे पैरालिसिस है।
वो उसे फ़ोटोग्राफी सिखाता है और फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपना कैमरा दे देता है। स्मिथ वहीं सो जाता है। यहाँ एलिन उस पर चिल्लाती है कि वो कितना लापरवाह फ़ोटोग्राफ़र है जिसने अपना कैमरा एक लड़के को दे दिया। कियोशी अपने साथ उसे एक रूम में लेकर आता है। वहाँ उसने स्मिथ के लिए एक डार्क रूम तैयार किया था जो बिल्कुल स्मिथ के लैब को नज़र में रखते हुए बनाया गया था, जहाँ स्मिथ अपने फ़ोटोग्राफी से जुड़े काम कर सके। उस रूम को देख उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और इस चीज़ के लिए वो कियोशी को धन्यवाद देता है। दूसरे दिन न्यूयॉर्क से रॉबर्ट का फ़ोन आता है। वो बताता है कि वो मिनामाटा की रिपोर्ट को आगे तक पहुंचाने में हर कोशिश कर रहा है और उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, पर उन्हें रिपोर्ट के लिए और फोटोग्राफ्स की ज़रूरत है। अगले महीने स्टॉकहोम में यूएन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस है जहां वो सबके सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। रॉबर्ट कहता है अगर अगले हफ्ते से पहले उसे इमेजेस नहीं मिले तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। स्मिथ फ़ोन काट देता है क्योंकि उसे अब तक कुछ भी ऐसे सुराग नहीं मिले थे जिससे वो चीज़ों को बेनकाब कर सके। स्मिथ की मदद करने के लिए कियोशी ने काफ़ी स्थानीय लोगों को उनके कैमरे के साथ बुलाया था जिन्होंने अपने कैमरे में मिनामाटा से जुड़ी तस्वीरें कैद की थी। तभी वहाँ वो लड़का भी आ जाता है जिसने स्मिथ का कैमरा लिया था। वो उस बच्चे को सिखाता है कि तस्वीर कैसे निकाली जाती है। वो लड़का सवाल करता है कि क्या तुम्हें मुझे छूते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि उसे मिनामाटा बीमारी है और काफ़ी लोग इस बात से कतराते हैं। स्मिथ कहता है इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं। उसके इस जवाब पर वो लड़का उसे गले लगा लेता है। दूसरे दिन कियोशी के साथ दोनों चीज़ो फैक्ट्री हॉस्पिटल आ जाते हैं जहां मिनामाटा से ग्रसित लोगों का इलाज चल रहा था। वहां काफ़ी सिक्योरिटी थी। वो झूठ बोलकर अंदर घुस जाते हैं कि वो अपने परिजनों से मिलने आया है। उन्होंने बैग के नीचे कैमरा छिपाया था क्योंकि उन्हें भीतर की तस्वीर लेनी थी। चीज़ो अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सतर्क था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती से उसकी कंपनी एक्सपोज हो जाए। भीतर तीनों डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वहाँ वो सभी मरीजों की तस्वीर लेते हैं जो मिनामाटा से पीड़ित हैं। हर किसी का शरीर अकड़ चुका था। वहाँ कई लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, पर वो अपने शरीर की तस्वीर देने को राजी थे। वहाँ एक बूढ़ी मरीज से वो काफ़ी देर बात भी करते हैं। कॉरिडोर में उन्हें एक गार्ड कैमरा के साथ देख लेता है। तभी उन्हें कियोशी अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लैब मिल गया था जहाँ कई वक्त पहले चीज़ों द्वारा मिनामाटा पर रिसर्च की जा रही थी। वो बताता है डॉक्टर यामास्ता चीज़ो रिसर्च का चीफ डॉक्टर था जब उन्हें मिनामाटा से ग्रसित पहला मरीज़ मिला था और उन्होंने पता लगाने के लिए काफ़ी टेस्टिंग की और उन्होंने इससे लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी जिसे चीज़ो आज तक छिपा रहा है। लैब में जाकर स्मिथ सभी चीज़ों की तस्वीर लेता है। ये वही जगह थी जहां मिनामाटा विक्टिम्स पर टेस्टिंग की गई थी, यहाँ तक कि ये टेस्ट जानवरों पर भी किए गए थे। वहाँ उन्हें रिसर्च से जुड़े कई दस्तावेज मिलते हैं और वो छिपकर वहाँ से निकल जाते हैं। उस रिपोर्ट में एक बिल्ली पर टेस्ट किया गया था। उसके शरीर में भी चीज़ों का केमिकल डाला गया था और उसके बाद उस कैट की भी प्रतिक्रिया मिनामाटा के मरीज की तरह हो गई थी। उस केमिकल से होने वाले कई सिम्टम्स थे जैसे स्पैस्म, पैरालिसिस, कन्वर्जन, और ये सभी मर्क्यूरी पॉइजन का नतीजा है जो ह्यूमन ब्रेन्स टिश्यूज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस बात का पता चीज़ों को 15 सालों से था। उसके बाद भी वो लोगों को जहर देकर मार रहे हैं। स्मिथ कहता है अब उसने चीज़ों के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया है। एक तरफ स्मिथ का कैमरा था और दूसरी तरफ एक पावरफुल कंपनी। दूसरे दिन मित्सुओ चीज़ो फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। स्मिथ भी वहीं था। वो सभी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा था। तभी भीतर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और स्मिथ को लेकर सीईओ के पास चले जाते हैं। वहाँ जुनिची अपनी सफाई में उसे एक कोला की बोतल दिखाता है और कहता है इसमें भी कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इंसानों के लिए घातक हैं, पर इसे साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। वो स्मिथ को पीछे लगी अपनी तस्वीर दिखाता है जिसमें वो हाथ में पानी लेकर खड़ा है। वो बताता है उसने काफ़ी पैसे खर्च करके एक साइक्लेटर बनाया है जो पानी को साफ रखता है, यहाँ की वो भी उस पानी को पी चुका है। उसकी बातें सुन स्मिथ को हंसी आ जाती है। वो चाहता था कि जुनिची सीधा मुद्दे की बात पर आए। वो स्मिथ को फैक्ट्री के भीतर ले जाता है जहाँ केमिकल बनाए जाते थे। इस केमिकल से प्लास्टिक, मेडिसिन्स, यहाँ तक कि इस केमिकल का उपयोग फोटोग्राफ्स में भी किया जाता है और चीज़ों ने यहाँ के 60% स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया है। अगर आंदोलनकारी इस फैक्ट्री को बंद करवाने में सफल हो जाते हैं तो लोगों का रोज़गार चला जाएगा। स्मिथ को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे पता है जुनिची इन बातों की आड़ में असल मुद्दे को छिपा रहा है।
जुनिची ने स्मिथ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी। उसे पता था कि अब वो कंगाल हो चुका है। वो स्मिथ को 50,000 अमेरिकन डॉलर ऑफ़र करता है, बस वो ये पैसे लेकर अमेरिका वापस चला जाए। पर वो पैसा लेना इंसानियत का सौदा करने जैसा था। वो उन पैसों को ठुकरा देता है। उसके बाद जुनिची उसे धमकी भी देता है। स्मिथ वहाँ से चला जाता है। रात मित्सुओ के घर सभी स्थानीय मिलकर मीटिंग कर रहे थे। वहाँ वो बात कर रहे थे कि चीज़ों के खिलाफ अगला कदम क्या लेना है। जुनिची के कहने पर बाहर से इनके हर एक मोमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। वो कहाँ मीटिंग करते हैं और कौन कौन शामिल है। मित्सुओ कहता है वो सिर्फ चीज़ों की बात नहीं कर रहा, वो हर एक केमिकल कंपनी की बात कर रहा है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं और इंसानों के अस्तित्व को मिटा रहे हैं। ये तब तक होता रहेगा जब तक सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। वहाँ एक शख्स था, वो कहता है अब बस हो गया, हम इस लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे जिस पर लोग अपने सिग्नेचर करके इस मुद्दे को ख़त्म कर सकते हैं। मित्सुओ वहाँ बैठे हर एक शख्स से पूछता है, पर किसी ने उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं किया था। सब उस शख्स से डॉक्यूमेंट छीन लेते हैं। उसमें सबके जाली सिग्नेचर थे। वो शख्स चीज़ों से मिला हुआ था, यहाँ तक कि उसमें एक ऐसे शख्स का सिग्नेचर था जिसकी काफ़ी वक्त पहले ही मौत हो चुकी है। वहाँ सब उस पर चिल्लाते हैं कि उसने चीज़ों का समर्थन किया कैसे, उससे शर्म आनी चाहिए। दूसरे दिन स्मिथ तत्सुआ के घर आता है। वहाँ उसकी वाइफ अपनी बेटी अकीको को खाना खिला रही थी। उसे पैरालिसिस था, वो देख और बोल नहीं सकती, उसका सिर्फ शरीर जिंदा था। उसे इस तरह देख स्मिथ कुछ कह नहीं पाता, उसके पास शब्द नहीं थे। एलिन कहती है वो मिसेस तत्सुओ के साथ मार्केट जा रही है और कुछ देर उसे अकीको का ध्यान रखना होगा। स्मिथ उनके आने तक उसका ध्यान रखता है। रात वो मित्सुओ के परिवार के साथ होता है। तभी वहाँ लोकल पुलिस आ जाती है और वो घर का सारा सामान गिराने लगते हैं। मित्सुओ को मारते भी हैं। तस्वीर लेने पर वो स्मिथ का कैमरा भी नीचे फेंक देते हैं। वो पुलिस चीज़ो कॉरपोरेशन के कहने पर वहाँ आई थी। वो बस मित्सुओ को परेशान करना चाहते थे ताकि वो इस मुद्दे से पीछे हट जाए, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को मित्सुओ ही लीड कर रहा था। हर कोई परेशान था, जैसे एक एक करके सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। सामने एक पावरफुल कंपनी थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों दिल हार मानने को राज़ी नहीं था। झूठ के अंधेरे में सच की हल्की सी रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी। अब इस मुद्दे से पीछे हटना अपने ज़मीर का गला घोटने जैसा काम हो जाएगा। स्मिथ के पास काफ़ी नेगेटिव्स थे। वो सभी तस्वीरों पर काम शुरू कर देता है। ये सभी प्रोटेस्ट और हॉस्पिटल के मरीजों की तस्वीरें थी। ये साल 1971 था। उस वक्त एक फ़ोटो बनाने में वक्त लगता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। तब उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। वो सुबह तक तस्वीर बनाने का काम करता है। रात एलिन और स्मिथ घर में बैठे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं लैब में आग लगी है। ये देख स्मिथ को काफ़ी दुख होता है। सभी फ़ोटोग्राफ्स और उसकी मेहनत सब बर्बाद हो चुके थे। ये आग चीज़ो कॉरपोरेशन के कहने पर लगाई गई थी। वो नहीं चाहते थे कि ये फ़ोटोग्राफ्स न्यूयॉर्क तक पहुँचे। स्मिथ दुखी मन से जाने लगता है। सुबह वो न्यूयॉर्क रॉबर्ट को फ़ोन करता है और बताता है कि अब वो वापस अमेरिका आ रहा है। उससे ये सब और नहीं होगा। उसकी बातों से लग रहा था वो हार मान चुका है। रॉबर्ट कहता है वो कुछ नहीं जानता, उसे कैसे भी पिक्चर्स और स्टोरी चाहिए, पर स्मिथ फ़ोन रख देता है। रात मित्सुओ सभी विलेज वालों को समझा रहा था कि चीज़ों उन्हें कितना भी धमका दे, पर वो पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ स्मिथ आ जाता है, पर आज वो उनमें से एक होकर बात करना चाहता था और वो उनकी लड़ाई उनमें से एक होकर लड़ना चाहता था। स्मिथ उनसे पूछता है क्या वो सब अपने परिवार के सदस्य की फ़ोटो देने के लिए राज़ी हैं जो कि मीनामाटा से ग्रसित हैं, और उनकी इस लड़ाई को जीतने का ये आखिरी रास्ता है। वहाँ हर कोई राज़ी हो जाता है। पहले इस विलेज का कोई भी शख्स अपने परिवार की तस्वीर नहीं देना चाहता था, पर आज हर कोई राज़ी था। ऐसा माना जाता है कि तस्वीर से इंसान की आत्मा में झांका जा सकता है, किसी के दर्द को महसूस किया जा सकता है। स्मिथ भी इन्हीं तस्वीरों के जरिए दुनिया को इस दर्द से रूबरू करवाना चाहता था। वो कई तस्वीरें लेता है जिसमें मीनामाटा के लोगों का दर्द साफ झलक रहा था। दिन आता है 7 मार्च 1971। जगह है चीज़ो फैक्ट्री। आज शेयर होल्डर्स मीटिंग का दिन था। आज आंदोलन के लिए मित्सुओ ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा की थी। हर किसी की एक ही मांग थी कि किसी तरह से चीज़ो फैक्ट्री पर ताला लगाया जाए। चीज़ो के कर्मचारी भी आंदोलनकारियों के विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि चीज़ों बंद हो और उनका रोज़गार जाए। बाहर लगभग 500 लोग की संख्या थी। वहाँ पथराव भी हो रहा था
और उसी बीच स्मिथ तस्वीर क्लिक कर रहा था। मित्सुओ कुछ लोगों के साथ भीतर था। आज उसकी जुनिची के साथ मीटिंग है। बाहर स्मिथ को कुछ लोग पकड़कर बुरी तरह से मारते हैं और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। शाम मीटिंग में मित्सुओ कहता है कि वो चाहते हैं कि चीज़ों अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी ले कि उसकी कंपनी से निकल रहे जहरीले मर्क्यूरी की वजह से स्थानीय लोगों की ये हालत हुई है। वहाँ एक महिला थी, वो उन्हें काफ़ी सुनाती है क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं और मीनामाटा से ग्रसित हैं और उसकी एक बेटी की कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ चीज़ों है। वो इसका जिक्र करते हुए काफ़ी भावुक हो जाती है। सीईओ जुनिची उनकी बातों पर बिल्कुल शांत बैठा था। वहाँ हर कोई अपना दुख बताने लगते हैं। उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य मीनामाटा से ग्रसित है। वहाँ उनकी मांग थी कि जितना मुआवजा उसने ओल्ड विक्टिम्स को दिया था वो नए विक्टिम्स को भी उतना दे, पर जुनिची कहता है वो उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता, जिस पर गुस्से में कियोशी अपने हाथ की नस काट लेता है। यहाँ हम देखते हैं स्मिथ हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके पास एक शख्स आता है और उसे एक पैकेज देकर चला जाता है। जब वो पैकेज खोलकर देखता है उसमें नेगेटिव्स थे। ये वही नेगेटिव्स थे जो फ़ोटो लैब में थे, पर उसे लगा था वो सब जल चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ से तत्सुओ के घर आ जाता है और वहाँ उनकी बेटी अकीको की आखिरी तस्वीर लेता है जो दुनिया को झकझोर कर रख देगी। ये तस्वीर एक माँ के दर्द को साफ बयां कर रही थी। स्मिथ सभी तस्वीरों को न्यूयॉर्क लाइफ मैगजीन भेज देता है। रॉबर्ट उस आखिरी तस्वीर को देखता रह जाता है जो जीवित मालूम पड़ रही थी। उन सभी तस्वीरों को देख रॉबर्ट भी भावुक हो जाता है और दूसरे दिन इस घटना को प्रेस के जरिए पूरे अमेरिका में रिलीज़ कर दिया जाता है और सबकी मेहनत रंग लाती है। चीज़ो कॉरपोरेशन ने मीनामाटा रोग से पीड़ितों के लिए चिकित्सा और रहने के खर्च की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। ये एक जापानी अदालत द्वारा दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। मित्सुओ कहता है ये जंग यहीं ख़त्म नहीं होती, हमें लड़ना होगा अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। वहाँ हर किसी की आंखें आंसुओं से भरी थी। इस जीत ने लोगों को जोश से भर दिया था और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। साल 1971 में स्मिथ और एलिन ने जापान में ही शादी कर ली थी। स्मिथ की मौत 1978 में हुई थी। मौत की वजह चीज़ो फैक्ट्री के बाहर हमले में स्मिथ को काफ़ी गहरी इंजरी आ गई थी। अकीको की बाथ टब वाली तस्वीर को फोटो जर्नलिज्म के इतिहास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेज का खिताब दिया गया। एलिन मीनामाटा कम्युनिटी के साथ जुड़ गई और वो आज तक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। 2013 में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की अब जापान मर्क्यूरी पॉल्यूशन से पूरी तरह से मुक्त है, पर आज भी जापान में 10,000 से ज़्यादा लोग मर्क्यूरी पॉल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। पर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, मीनामाटा घटना को देख क्या आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद आ रही है, जिसे सुनने के बाद आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये घटना मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीकेज के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग पेस्टिसाइड, बैटरीज और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। 2 दिसंबर 1984 की रात जब सारा देश सो रहा था, वहीं भोपाल के शहर में हड़कंप मच जाता है। उसी शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में गैस लीकेज की समस्या आ गई थी। इस गैस लीकेज ने हजारों लोगों की जान ले ली। जो बच गए वो एक घातक कैंसर तथा अन्य बीमारियों का शिकार हो गए। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक अमेरिकन कंपनी है जो केमिकल प्रोड्यूस करती है। इंडिया लिमिटेड लगाने से कंपनी भारतीय नहीं हो जाती, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। बस उसने अपने नाम के आगे हिंदुस्तान लगा लिया है। यूनिलीवर कंपनी जिस देश में जाती है उस देश का नाम अपने आगे जोड़ देती है, जिससे लोगों का भरोसा उस प्रोडक्ट में बढ़ जाता है और लोग बिना झिझक के उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। पर भोपाल ट्रेजेडी में क्या लोगों को इंसाफ मिला? तो मेरा कहना है नहीं। फरवरी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड को त्रासदी से उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए $470 मिलियन का भुगतान करने का निर्देश दिया। यूनियन कार्बाइड ने इस फैसले से सहमति जताई और कंपनी ने 24 फरवरी को निपटान का भुगतान किया। साल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारे गए 3,787 विक्टिम के परिवार को कॉम्पनसेशन दिया। दोस्तों, पर इस घटना का जिम्मेदार कौन था? सरकार या वो केमिकल बनाने वाली कंपनी? हर किसी ने इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। भीड़ में जब कोई बात होती है तो कोई जिम्मेदार नहीं होता। हर कोई एक दूसरे की गलती ठहराने में लग जाता है। मुझे दुख है कि इस एक लापरवाही ने कई मासूमों की जान ले ली।
इस घटना को बीते हुए 35 साल हो चुके हैं, पर इसका असर आज भी बरकरार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।